नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम कर के बारे में या टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने राजकोषीय नीति में समझा था कि हमारे देश में सरकार देश के आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि हेतु मुद्रा प्रवाह को क्या करती है, नियंत्रित करती है। राइट, मुद्रा प्रवाह जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं या हम अन्य भाषा में कह सकते हैं तरलता। तो सरकार देश के आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि हेतु मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करती है। राइट, और इसके लिए सरकार राजकोषीय नीति का क्या करती है, संचालन करती है। अब जो राजकोषीय नीति है उसके मैंने आपको पिछली कक्षा में 5 घटक बताए थे, जिसमें से जैसे बजट हो जाएगा, बजट के बाद में सार्वजनिक व्यय हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के क्या हो जाएंगे, घाटे हो जाएंगे। इसके अलावा हमने दूसरा महत्वपूर्ण जो देखा था वो क्या पढ़ा था, कर। राइट, या कराधान, टैक्सेशन। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो कराधान है, राइट, कराधान या टैक्सेशन राजकोषीय नीति का भी क्या होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। अर्थात कराधान या टैक्सेशन राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है और राजकोषीय नीति तथा कराधान के माध्यम से भारतीय सरकार मुद्रा प्रवाह या तरलता को नियंत्रित करती है, जिससे हमारे देश में आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास हो सके। इसके साथ ही जो टैक्सेशन है वो हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, इसलिए हम यहाँ पर टैक्सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि टैक्स होता क्या है। देखिए, कर देश के नागरिकों के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य उनकी आय से क्या होता है, अंशदान होता है, जो कि कर आधार। यहाँ पर कर आधार से मतलब क्या होता है कि जैसे कई प्रकार के कर आधार हो सकते हैं। हो सकता है जैसे हमने कहा कि ऐसे नागरिक जिनकी आय 5 लाख से अधिक है और 10 लाख से कम है, उनको उनकी जो 5 लाख से अधिक आय है उस पर कितना, 5% जो है टैक्स देना पड़ेगा। या अगर किसी व्यक्ति की जो आय है वो 15 लाख से अधिक है तो 15 लाख से अधिक जितनी भी उसकी इनकम है उस पर उसको क्या देना पड़ेगा, 15% का कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर आधार, जो विभिन्न प्रकार के कर आधार हो सकते हैं, राइट, से संबंधित व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, कोई कंपनी है, उनके द्वारा यहाँ पर सरकार को दिया जाता है और वो भी बिना किसी प्रतिफल के। राइट, कहने का मतलब ये हुआ कि जब देश के नागरिक, कंपनियां या कोई भी संगठन सरकार को टैक्स देता है तो बदले में सरकार उसको कोई भी प्रतिफल नहीं देती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार समाज के लिए सड़कें बनवाती है, राइट, सड़कें बनवाती है, स्वास्थ्य पर खर्च करती है, शिक्षा पर खर्च करती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई भी प्रतिफल नहीं देता है। तो इस तरीके से अगर हम सामान्य भाषा में परिभाषा के रूप में लिखें तो कर व्यक्तियों के द्वारा सरकार को दिया जाने वाला उनकी आय का अनिवार्य अंशदान होता है, जो कर आधार से संबंधित व्यक्ति, समूह या संगठन के द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। राइट, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कर एक अनैच्छिक शुल्क होता है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, बट ये अनिवार्य होता है। तो कर एक अनैच्छिक शुल्क होता है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों के संचालन करने के लिए, राइट, संचालन करने के लिए देश के नागरिकों पर आरोपित करती है। और देश की सरकार, सरकार में यहाँ पर हो सकता है स्थानीय सरकार, क्षेत्रीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार। जैसे हम सीधा सा कहें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल बॉडीज के द्वारा नागरिकों पर आरोपित किया जाता है। ये हमने यहाँ पर टैक्स के बारे में पढ़ा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा वो ये है यहाँ पर कि हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में यहाँ पर ये मेंशन है, एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं।
और फिर यहाँ पर लगा हुआ है डैश और उसके बाद में लिखा है यहाँ पर प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, और मैं ये आपको क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए टैक्सेशन में बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पढ़ने के लिए, लेकिन हमको किस चीज़ पर फोकस करना है, कौन सी बातों को याद रखना है, वो हमें यहाँ पर किससे क्लियर होगा, सिलेबस से क्लियर होगा। सिलेबस में क्लियरली मेंशन है एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं। पता चला आपने जीएसटी से लेकर व्यक्तिगत आय और जितने भी कर हैं उनकी परिभाषाएं, उनकी वर्तमान दरें क्या हैं, आप सब पढ़कर एग्जाम में चले गए, लेकिन एग्जाम में पूछा क्या गया कि कर की विशेषताएं बताइए, राइट। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में मेंशन है उस पर मुख्य रूप से फोकस करना है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज ये हो गई कि यहाँ पर अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, इसीलिए हमको यहाँ पर जो है कर प्रणाली को विशेष रूप से फोकस करना है। कर प्रणाली क्या होती है, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, ये हमको बहुत अच्छे से समझना। और दूसरा यहाँ पर डैश लगाकर लिखा है प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। इसका अगर हम अर्थ निकालें तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर की भी विशेषताएं पूछी जा रही हैं, इसीलिए हमारा जो सिलेबस मेंशन है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब कर प्रणाली क्या होती है, उससे पहले हम यहाँ पर जो है कराधान के सिद्धांत पढ़ते हैं कि किस प्रकार से या किन सिद्धांतों के तहत देश में नागरिकों पर करों को आरोपित करना चाहिए, राइट। सबसे पहले उसे समझते हैं और फिर हम क्रम से एक एक करके सारी की सारी चीजों को पढ़ते चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है एग्जाम्स में 5 नंबर में ये पूछ लिया जाए कि कराधान के सिद्धांत बताइए, राइट, कराधान के सिद्धांत लिखिए, या फिर हो सकता है सीधा पूछ लिया जाए कि एडम स्मिथ के कराधान के 4 सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम समझेंगे यहाँ पर। तो एडम स्मिथ, आपको पता है कि जो अर्थशास्त्र के पितामह हैं एडम स्मिथ, उन्होंने यहाँ पर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन या कराधान के 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर समानता का सिद्धांत, अर्थात देश के नागरिकों की यदि आय समान है तो उस पर कर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वर्ग की जो है 10 लाख तक की आय पर कर दर 5% है और कुछ दूसरे वर्ग की जो है 10 लाख की आय पर कर दर जो है वो केवल 3% है। ऐसा नहीं, देश के नागरिकों की आय यदि समान है, राइट, तो उन पर जो टैक्स है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, राइट। किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है यहाँ पर, आनुपातिक होना चाहिए। आनुपातिक से तात्पर्य क्या हुआ, समझिए। जैसे मैंने कहा कि किस 10 लाख से अधिक जिसकी इनकम है, राइट, उसको 5% क्या देना है, टैक्स देना है। अब 2 व्यक्ति हैं, एक हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, 15 लाख है, और एक व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी है, जैसे हमने मान लिया कि 115 लाख है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर, या सीधा हम इसको 150 लाख कर लेते हैं, राइट, इतनी इनकम है, मतलब 10 गुनी ज़्यादा है। और अगर दोनों से हम जो है 5% टैक्स लेंगे तो यहाँ पर इस व्यक्ति की तुलना में, या जो V है और ये A ले लेते हैं, तो यहाँ पर V की तुलना में A अपनी आय का एक अधिक भाग जो है वो टैक्स के रूप में क्या कर देगा, चुका देगा। और वहीं B के लिए 150 का 5% क्या होगा, एक मामूली रकम होगी। तो इस तरीके से जो कर है वो अनुपातिक होना चाहिए। सीधा सा क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अमीरों को गरीबों से जो है अधिक टैक्स देना चाहिए, या सरकार को अमीरों से अधिक टैक्स लेना चाहिए, अर्थात जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, तब वो टैक्स कैसा होगा, अनुपातिक होगा। तो जो फर्स्ट कैनन है वो कौन सा है, कैनन ऑफ इक्वालिटी या समानता का सिद्धांत, जिसके अनुसार कर जो है वो आय के लिए समान होना चाहिए और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, अनुपातिक भी होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर निश्चितता का सिद्धांत, राइट। कर जो
सरकार के द्वारा जो कर आरोपित किए जाते हैं उनमें क्या होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को गवर्नमेंट ने उठ के कह दिया कि अब जो व्यक्ति जिनकी आज 3 लाख है उस पर हम 10% जो है टैक्स लेंगे, या अगले महीने से टैक्स की जो दर है वो 2% रहेगी। इससे अनिश्चितता फैलेगी और ये हमारे देश में या देश के हित में नहीं है। इसीलिए कराधान हेतु तिथि, दिनांक अर्थात कब से टैक्स जो है वो आरोपित किया जाएगा, फिर टैक्स स्लैब कितनी है कि भाई 5 लाख की स्लैब पर कितना प्रतिशत है, 15 लाख की स्लैब पर कितना प्रतिशत जो कर दर है उसका निर्धारण सरकार को कर लेना चाहिए और इसके साथ ही लोगों को उसको घोषणा जो है वो पहले ही कर देनी चाहिए कि इतनी स्लैब पर इतनी कर दर होगी और वो इस तिथि से आरोपित की जाएगी। ये सरकार को देश के नागरिकों को एडवांस में ही बता देना चाहिए ताकि कर के आरोपण में या कराधान में निश्चितता का सिद्धांत क्या हो, पालित हो सके। तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ क्या हो जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा। सुविधा से क्या तात्पर्य है कि लोगों को कर चुकाते समय सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग टैक्स भरने गए हैं और वो लंबी लंबी लाइनों में घंटों तक जो है वो टैक्स भरने के लिए खड़े हुए हैं, या उनको 50 या 60 पेज का फॉर्म भरना पड़ रहा है कि मैं जो हूँ श्री 1008 या फलाना जो है ये टैक्स भर रहा हूँ। बिल्कुल जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए और उससे लोगों को सुविधा भी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं सुविधा का सिद्धांत। या सीधा हम कह सकते हैं कि लोगों को कर देते समय लंबी लंबी लाइनों में ना तो खड़ा होना पड़े और ना ही भारी भरकम जो है फॉर्म भरना पड़े, वो आसानी से ही कर को क्या कर दें, चुका दें। अगला हो जाएगा यहाँ पर मितव्ययिता का सिद्धांत, कैनन ऑफ क्या हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर, देखिए अगर जो है जैसे हम ये कहें कि देश सरकार चलाने के लिए या सामूहिक हित में सरकार क्या करती है, कर लेती है। अब पता चला कि सरकार को 100 करोड़ का जो है 100 करोड़ का टैक्स या जो है कर वो क्या करना है, वसूलना है। और पता चला कि सरकार ने 100 करोड़ का टैक्स वसूलने के लिए इतना ज़्यादा स्टॉफ रख दिया या इतना ज़्यादा खर्च कर दिया कि 99 करोड़ तो जो है वो इस स्टाफ अर्थात जिन अधिकारियों के माध्यम से ये टैक्स वसूला जा रहा है उनकी सैलरी पर या उनके वेतन भत्तों पर ही खर्च हो गए। तो वो क्या हो जाएगा, मितव्ययी सिद्धांत नहीं होगा। अर्थात कराधान जो है वो मितव्ययी होना चाहिए, अर्थात जो कर वसूलना है उस पर कम से कम जो है वो खर्च होना चाहिए। तो ये थे एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत, राइट। समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत और मितव्ययिता का सिद्धांत। अब उसके बाद में है द मोस्ट आईएमपी टॉपिक, राइट। जैसा कि मैंने बताया, देखिए एमपीपीएससी सिलेबस में जो भी मेंशन होता है कई बार 11 नंबर में, पहले जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते थे उनकी चर्चा कर रहा हूं, तो पहले जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते थे वो सीधा सीधा जो भी सिलेबस में मेंशन है उसकी सीधी हेडिंग बनाई और उसको 15 नंबर के क्वेश्चन में डाल दिया। या फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें 11 नंबर में प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि एक अच्छी कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये 11 नंबर में पूछा जाने वाला है और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है या सर्वाधिक संभावना, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर जो है कर प्रणाली के जो है विशेषताएं हमको यहाँ पर पढ़नी है। कर प्रणाली का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए हर एक देश में कर उगाहने की या हर एक देश की सरकारें अपने नागरिकों पर अलग अलग प्रकार के कर क्या करती हैं, आरोपित करती हैं और वह जो कर जो है जिस प्रणाली के तहत आरोपित किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कर प्रणाली कहते हैं। तो जो जितनी भी टैक्सेशन सिस्टम है वो किस तरीके की होना चाहिए उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर एक अच्छे कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं
जो है वो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। वहीं पर अगर हम अर्थशास्त्री डाल्टन के अनुसार देखें तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से सबसे अच्छी कर प्रणाली वह है जिसके अच्छे क्या हों, प्रभाव हों। अर्थात जिस उद्देश्य से सरकार कर वसूल रही है वही उसका क्या होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। अथवा अगर कोई बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, सबसे कम बुरे आर्थिक प्रभाव हो, राइट। या तो जो है अच्छे प्रभाव हो या उसका सबसे कम बुरा प्रभाव हो। तो डाल्टन के अनुसार आर्थिक दृष्टि से जो सबसे अच्छी कर प्रणाली होती है या तो वह अच्छी प्रभावी हो या उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो कम प्रभावी हो। ये अच्छी प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं जिसको हम प्रस्तावना के रूप में इस परिभाषा को या इस कथन को कोट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पर एक अच्छे कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें पहला हो जाएगा यहाँ पर कर रोपण के सभी सिद्धांतों का यहाँ पर क्या होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए। अर्थात एक अच्छी कर प्रणाली में समानता का सिद्धांत जिसको हमने अभी ये देखा था, राइट, समानता का सिद्धांत, वही सुविधा भी होनी चाहिए, राइट, मितव्ययता का सिद्धांत भी होना चाहिए, उत्पादकता का सिद्धांत भी होना चाहिए। अर्थात कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में वृद्धि हो। अर्थात ऐसा ना हो कि सरकार ने बहुत ज़्यादा टैक्स ले लिया जिससे लोगों की जो है वो बचत क्या हो गई, कम हो गई। और सीधी सी बात है, अगर लोगों की बचत कमी होगी तो निवेश में भी क्या होगी, कमी जाएगी। इससे एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उत्पादकता का सिद्धांत भी होना चाहिए, वहीं लोचकता का सिद्धांत भी होना चाहिए। अर्थात कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि अगर कभी अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है तो उसके समाधान के भी यंत्र होने चाहिए। और अगर अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है या फिर सरकार को सामाजिक उत्थान के लिए अगर ज़्यादा टैक्स वसूलना है तो वह भी व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात लोचशीलता होना चाहिए। वैसे ही विविधता होना चाहिए, एकल प्रणाली नहीं होनी चाहिए। फिर टैक्स वसूलने में क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। फिर जो टैक्स वसूला जाता है वह सरकार को चलाने के लिए या सामाजिक हित के लिए पर्याप्त होना चाहिए। फिर जो टैक्स वसूला जाता है उसमें एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात देश के सभी नागरिकों से समान प्रकार का जो है कर प्रणाली होनी चाहिए। या फिर वो कैसा होना चाहिए, वांछनीय होना चाहिए, अर्थात वह आवश्यक हो तभी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार ने जो आवश्यक नहीं है उस पर भी टैक्स ले लिया। एवं क्या होना चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए। तो जो जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे हमने अभी एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत पढ़े थे, समानता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, मितव्ययता का सिद्धांत, राइट, और एक सिद्धांत और था लोचकता का सिद्धांत। इनके अलावा उत्पादकता, विविधता, सरलता, पर्याप्तता, एक रूपता, वांछनीयता, समन्वय आदि सभी सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए। अर्थात जो एक अच्छी कर प्रणाली होती है उसमें जो जितने भी ये जो अग्रलिखित सिद्धांत होते हैं ये सभी उस कर प्रणाली की विशेषताएं होती हैं। ये हो गया हमारा पहला सिद्धांत या पहली एक अच्छी कर प्रणाली की पहली विशेषता। दूसरी हो जाएगी यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों में क्या होना चाहिए, उचित समावेशन होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर एक दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कर होते हैं और जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, अब इनके बारे में हम आगे जाकर बहुत डिटेल में समझेंगे, इसीलिए यहाँ पर संक्षिप्त में बता देता हूँ कि जो प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। पूरक का मतलब क्या हुआ भाई, अच्छे कर की कुछ विशेषताएं भी होती हैं तो कुछ क्या होती हैं, हानियां भी होती हैं। वैसे ही अप्रत्यक्ष कर की कुछ विशेषताएं होती हैं और अप्रत्यक्ष कर की कुछ हानियां भी होती हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जब हम दोनों को एक साथ अप्लाई करते हैं तो इनके जो एक दूसरे के जो दोष होते हैं ये उसका क्या करते हैं, निवारण करते हैं, राइट। अतः अगर एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों के माध्यम से ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक हम
पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो एक अच्छी कर प्रणाली है उसमें इन दोनों का समावेशन हो सके। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जब दोनों होंगे तो उनसे एक दूसरे के दोषों का निवारण भी हो जाएगा और समाज के प्रत्येक वर्ग तक भी पहुंचा जा सकता है। तीसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगी, वो है एकल और बहुल कर प्रणालियों का क्या होना चाहिए, सम्मिश्रण होना चाहिए। राइट, जो कराधान की प्रणालियां हैं, अगर एकल कर प्रणाली होगी तो उससे सरकार की जो है सीमित आय होगी। सीमित का मतलब ये कि भाई जैसे सरकार ने सीधा कह दिया कि भाई जिनकी आय 10 लाख से अधिक है उनसे 5% टैक्स लिया जाएगा। अब ये देश के सभी नागरिकों पर क्या है, अप्लाई है। एकल कर प्रणाली, एकल कर प्रणाली का सीधा सा मतलब हुआ कि केवल और केवल एक पॉलिसी को ही हम अप्लाई कर रहे हैं। तो जो एकल कर प्रणाली होती है उससे एक तो जो आय है वो कैसी होगी, सीमित होगी। राइट, और दूसरी चीज कैसी होगी, लोचहीन। अर्थात हो सकता है कभी जो है विपत्ति का या वित्तीय संकट का दौर हो, या फिर सरकार को अधिक जल कल्याण के लिए अधिक जो है धन की आवश्यकता हो। तो एकल जो कर प्रणाली से सरकार को आय होती है वो एक तो सीमित होगी और लोचहीन आय प्राप्त होगी। वहीं अगर हम देखें जो बहुल कर प्रणाली होती हैं, राइट, बहुल मतलब क्या हो जाएगा, कई प्रकार की। अब आप समझिए, अगर लोगों पर कई प्रकार का टैक्स वसूला जाएगा तो लोगों के पास में जो उनकी व्यय योग्य आय है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात बचत भी क्या होगी, कम होगी, और विनियोग भी क्या होगा, हतोत्साहित होगा। बचत और विनियोग कम होगा तो फलस्वरूप जो है मांग कम होगी, और अगर जो है एग्रीगेट मांग कम होगी तो उससे उत्पादन पर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। राइट, इसके साथ ही अगर कई क्या हैं, कई जो हैं प्रणालियां हैं तो उससे कर उगाही में भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए हमें एकल, राइट, एकल और बहुल कर प्रणालियों का मिश्रण इस प्रकार होना चाहिए कि सरकार को अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार के पास में पर्याप्त क्या हो, आय भी मिल जाए, या सरकार के पास में पर्याप्त आय भी प्राप्त हो, और इसके साथ ही लोगों को, या अगर हम ये कहें कि देश के नागरिकों के लिए भी वो क्या हो, सुलभ हो, और जनता को भी अपनी आय का न्यूनतम जो भाग है वो त्याग करना पड़े। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसीलिए जो एकल और बहुल कर प्रणालियों का जो है मिश्रण देश की कर प्रणाली में होना चाहिए। राइट, चौथा यहां पर हो जाएगा कि कर व्यवस्था जो है सामाजिक, अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली हो। अर्थात कर प्रणाली ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा, आप समझिए यहां पर, जैसे हमने कहा कि भाई शिक्षा उपकर। अब शिक्षा उपकर का सीधा सा क्या मतलब हुआ कि भाई शिक्षा पर जो उपकर लिया जाएगा उसका पूरा का पूरा जो आय होगी उसका खर्च किस पर होगा, शिक्षा पर खर्च होगा, जो कि समाज के हित में, हमारे देश के हित में है। अगर हमने यहां पर कह दिया कि प्रधानमंत्री भोजन उपकर, राइट, कहने का मतलब यह है कि पता चला कि भाई प्रधानमंत्री को हर दिन अलग अलग प्रकार का भोजन करना है और इसके लिए सरकार आपसे क्या कर रही है, टैक्स वसूल रही, तो इससे समाज का हित तो नहीं है। इसीलिए इस तरीके की जो है वो कर या उपकर तो होने ही नहीं चाहिए। अर्थात जो कर प्रणाली है उससे अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य जो है वो पूर्ति होनी चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं डाल्टन के शब्दों में कि एक अच्छी कर प्रणाली वह है जो अधिकतम लाभ के सिद्धांत या न्यूनतम सामूहिक त्याग के सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। अर्थात लोगों को अपनी आय का न्यूनतम भाग जो है वो त्याग करके सरकार को देना हो तथा सरकार को क्या हो, उससे अधिकतम लाभ हो। राइट, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि समाज के जो आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर कर प्रणाली का प्रभाव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके साथ ही जो कर प्रणाली है उससे उद्योग तथा व्यापार में बाधा भी
ना पड़े, अर्थात उद्योग और उद्योगों तथा व्यापार से हम ज़्यादा कर लेंगे तो वो प्रभावित होंगे। तो एक तो ना तो सामाजिक जीवन पर ना ही आर्थिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़े, ना ही उद्योग धंधों पर बुरा प्रभाव पड़े, और ना ही समाज में जो है बचत हतोत्साहित हो, और ना ही उत्पादन की शक्ति पर क्या हो, इसका विपरीत प्रभाव पड़े। अर्थात जो कर व्यवस्था है या कर प्रणाली है वो अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर, कर प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पर आगे समझेंगे। देखिए जो कर प्रणाली है जैसे प्रतिगामी, अधोगामी, आनुपातिक, राइट, और यहाँ पर प्रगतिशील, तो इनकी विशेषताओं को आप आगे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल संक्षिप्त में अगर हम ये कहें तो कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों पर कर भार का जो वितरण है उनकी सामर्थ्य और करदान क्षमता के आधार पर होना चाहिए। सीधा सा मतलब ये है कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि गरीबों को उनकी आय का कम भाग जो है वो सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़े और अमीरों से अधिक टैक्स क्या हो जाए, वसूला जाए। अर्थात जो विभिन्न वर्ग हैं उन पर कर का जो भार है उनकी सामर्थ्य एवं करादान क्षमता के आधार पर होना चाहिए। इसीलिए कर व्यवस्था प्रतिगामी नहीं होना चाहिए, अधोगामी नहीं होना चाहिए, अनुपातिक नहीं होनी चाहिए, जबकि कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, प्रगतिशील होनी चाहिए, जिसमें जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती है। राइट। छठवीं विशेषता क्या है, वह है शासन का पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात अच्छी कर प्रणाली में दो गुण तो अवश्य होने चाहिए। पहला क्या है कि भाई कर प्रणाली सरल होगी तो जो अधिकारी हैं जो कि टैक्स वसूलते हैं उनके लिए बहुत ही क्या होगी, आसानी होगी। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा तो वो प्रक्रिया को जटिल बना देगा। जैसे शुरुआत में जब जीएसटी लागू हुआ था तो कई व्यापारियों को कैसे जीएसटी प्रणाली के तहत टैक्स जमा करना वो आता ही नहीं था। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि नियंत्रण के लिए जो है कर प्रणाली पहली चीज़ तो क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जो कि आम नागरिक को समझ में आ सके। और दूसरी क्या है कि कर प्रणाली में भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होनी चाहिए। राइट। अर्थात हम कह सकते हैं कि कराधान से शासन को पर्याप्त क्या होती है, आय प्राप्त होती है, और इसके साथ ही जो है करदाता कोई भी गड़बड़ ना कर सके एवं भ्रष्टाचारियों जो है कर्मचारियों में भ्रष्टाचार ना फैले, ऐसी कर प्रणाली होनी चाहिए। अर्थात उस पर सरकार का क्या होना चाहिए, पर्याप्त नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। अगला यहां पर हो जाएगा परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बदलने वाली कर प्रणाली होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कई बार हो सकता है कि अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही हो, या हो सकता है कि कई बार हमको सामाजिक हित में अधिक धन की आवश्यकता भी होती है। तो जब सरकार को सामाजिक हित में अधिक कर वसूलना हो तो वहाँ पर टैक्स दरों में बढ़ोतरी भी की जा सके, और जब वित्तीय संकट हो तो वहाँ पर करों की दर भी क्या कर देनी चाहिए, कम कर दी देनी चाहिए। अर्थात जो कर प्रणाली है वह ऐसी होनी चाहिए जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में या उस स्थिति के अनुरूप कर प्रणाली होनी चाहिए। राइट। सीधी सी बात है कि जो जितने भी आर्थिक उतार चढ़ाव हैं, राइट, आर्थिक उतार चढ़ावों के पर भी क्या हो, हम उस कर प्रणाली से नियंत्रण पा सकते हैं। राइट। इसके साथ ही जो कर प्रणाली है उससे एक तो आर्थिक जो उतार चढ़ाव है उस पर भी नियंत्रण किया जा सके, इसके साथ ही उससे पूर्ण रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सके, तथा निरंतर जो गतिहीनता की स्थिति है उससे भी निकल सके। अर्थात तीनों स्थिति, आर्थिक उतार चढ़ाव पर भी नियंत्रण, दूसरा क्या हो जाएगा, पूर्ण रोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सके, और गतिहीनता की स्थिति से भी निकल सके, या फिर जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति से निपटने के लिए परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बदलने वाली क्या होनी चाहिए, टैक्स प्रणाली या एक अच्छी कर प्रणाली होनी चाहिए।
राइट। तो ये यहाँ पर जो है हमने 7 पॉइंट पढ़े हैं, इनको आपको एग्जाम्स में थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखना है, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो है अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो हमने एडम स्मिथ की जो 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ी थी, उसमें से एक हो जाएगी कि कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए। अर्थात ये नहीं कि सरकार ने 100 करोड़ जो है टैक्स वसूलने के लिए 99 जो करोड़ है वो कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अर्थात कर प्रणाली मितव्ययी होनी चाहिए। अगला, एक अच्छी कर प्रणाली विलासिता एवं मादक वस्तुओं के जो है वस्तुओं के उपभोग को हतोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। और ये जो है वो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि कर प्रणाली की विशेषता हो सकती है। भाई सरकार हमारे देश में, हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए या हमारे देश में किस दिशा में हमको आगे बढ़ना है, इस पर टैक्स प्रणाली से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जैसे अगर हमारे देश में भोग विलास की या हम कह सकते हैं कि जो अनैतिक वस्तुएं हैं, अमर्यादित वस्तुएं हैं, राइट, नशे वाली वस्तुएं हैं, अगर उन पर हमको नियंत्रण करना है तो उस पर क्या होना चाहिए, टैक्स अधिक होना चाहिए। परंतु मजे की बात यह कि होता इससे बिल्कुल उल्टा है, राइट। आपको ये जानकारी होगी कि राज्य सरकारों की आय का एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो शराब एवं तंबाकू उत्पाद होते हैं। इसीलिए सरकार ना चाहते हुए भी इन पर टैक्स जो दर है वो बनाती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कर प्रणाली ऐसी होना चाहिए जिससे जितनी भी मादक वस्तुएं हैं या विलासिता की वस्तुएं हैं, अगर उनको हतोत्साहित करना हो तो उस पर जो कर की दरें हैं वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, राइट। अगला हो जाएगा कि एक अच्छी कर प्रणाली आर्थिक विकास को गति प्रदान करती हो। वही सब चीजें कि भाई कर प्रणाली ऐसी होना चाहिए जिससे बचत एवं विनिवेश हतोत्साहित ना हो, राइट। अर्थात कर प्रणाली से हमारे आर्थिक विकास को क्या मिलती रहे, गति मिलती रहे। अगला हो जाएगा कि एक अच्छी कर प्रणाली में किसका गुण होना चाहिए, उत्पादकता का गुण होना चाहिए, राइट। अगला हो जाएगा एक अच्छी कर प्रणाली में करों का जो भार है वो समाज पर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो आम नागरिक है, आम नागरिकों से आप समझिए जैसे जैसे कर की जो दर है वो बढ़ेगी तो एक आम नागरिक की जो व्यय योग्य आय है, डिस्पोजेबल इनकम, वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। और उन पर जो है भार, उनका जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं उन पर भार क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिस पर जो है समाज पर जो है भार क्या हो, कम पड़ना चाहिए, राइट। इसके साथ में भी हम यहाँ पर एक और विशेषताएं लिख सकते हैं कि इसका जो आधार है वो क्या होना चाहिए, वृहद होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग जो है वो टैक्स देता हो, राइट। कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे हमने कह दिया कि हमारे देश में हमने टैक्स स्लैब बना ली कि भाई जिसकी इनकम जो है 20 लाख से अधिक जिसकी क्या है इनकम है वही टैक्स देगा। पता चला कि हमारे देश में 95% जो लोग हैं उनकी इनकम किससे, 20 लाख से कम है। तो पता चला कि देश के केवल और केवल 5% लोग ही क्या भर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं नैरो या संकीर्ण आधार। संकीर्ण आधार की वजह से जो कराधान प्रणाली है उसमें भी कई प्रकार की विसंगतियां होती हैं। इसीलिए जो आधार है वो बृहद होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे जो कर का आरोपण जनसंख्या के एक बड़े वर्ग पर हो सके, राइट। तो ये थी यहाँ पर कर प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। तो अब हम यहाँ पर कर आरोपण की प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ेंगे या मेथड्स ऑफ टैक्सेशन। तो कर आरोपण की कौन कौन सी विधियां होनी चाहिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है कराधान या करारोपण होता क्या है वो समझते हैं।
देखिए, कराधान या करारोपण से तात्पर्य है सरकार द्वारा स्वयं के पक्ष में किसी नागरिक से उसकी आय पर, उसकी संपत्ति पर या उसकी आर्थिक गतिविधियों पर, ध्यान रखना 3 चीजों पर। तो कराधान या करारोपण से तात्पर्य सरकार द्वारा स्वयं के पक्ष में देश के नागरिक से उसकी आय पर, संपत्ति पर या उसकी आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए जो कर हैं को वसूले जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? कराधान या करारोपण कहा जाता है। अब कराधान या करारोपण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं? जिसमें पहली हो जाएगी प्रतिगामी कर प्रणाली, फिर आनुपातिक कर प्रणाली, फिर प्रगतिशील कर प्रणाली और उसके बाद में अवक्रमिक कर प्रणाली, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। तो पहला हो जाएगा प्रतिगामी कर प्रणाली या जिसको क्या कहा जाता है? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है। अब प्रतिगामी कर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली होती है जिसमें आय बढ़ने के साथ साथ जो कर की दर होती है, कर की दर क्या होती है? आय में वृद्धि के साथ क्या होती है? घटती चली जाती है। राइट? कैसे? कि जैसे अगर कहा कि किसी व्यक्ति की इनकम, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से प्लस है तो उस पर कर की दर कितनी निर्धारित की गई? 30%। अब जैसे जैसे क्या होगी कि आय में वृद्धि होगी, अगर किसी, अब जैसे 10 लाख की आय है, 10 लाख से अधिक आय है तो उस पर कर की दर 20% होगी। अगर किसी व्यक्ति की आय 15% से अधिक है तो उस पर कर की दर कितनी रखी जाएगी? 10% रखी जाएगी। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, आय में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पर जो है किसमें, जो कर की दर है उसमें भी क्या हो रही है? कमी हो रही है। और यहां पर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। राइट? तो सीधी सी बात है कि जब आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर में कमी होती है तो उसको ही क्या कहा जाता है? प्रतिगामी या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो कर भार होता है, भार, वो धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर क्या होता है? अधिक पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे आप समझिए, अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो 5 लाख से अधिक है, 5 लाख से अधिक है तो उस पर आप 30% टैक्स ले रहे हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की इनकम 500 लाख, ये राइट है, 500 लाख से अधिक है तो उस पर जो है टैक्स दर कौन सी होगी? 10 होगी। तो यहां पर हमने देखा कि इस व्यक्ति से इस व्यक्ति की 100 गुना जो है इनकम अधिक है, लेकिन कर की दर तो यहां पर क्या है? कम है। तो आनुपातिक रूप से जब हम तुलना करेंगे तो तुलना में हम पाएंगे कि जो कर का भार है वो इस व्यक्ति पर, जिसकी इनकम कितनी है? 5 लाख है, इस पर क्या है? ज्यादा है। और जो कर का भार है वो इस व्यक्ति पर क्या होता है? कम होता है। अर्थात प्रतिगामी कर प्रणाली में जो कर भार है वो धनी वर्ग की अपेक्षा जो है निर्धन वर्ग पर क्या होता है? अधिक होता है। राइट? तो दुनिया के कुछ देशों में इस तरह की या प्रतिगामी कर प्रणाली मिलती है। इसकी केवल और केवल हम एक ही विशेषता कह सकते हैं कि ये वृहद क्या होती है? कर प्रणाली होती है। अर्थात इसमें समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कर प्रणाली में सम्मिलित हो जाता है। बाकी इसकी जो है दोनों निगेटिव होती हैं। राइट? कि जैसे जैसे इसमें जो आय में वृद्धि होगी वैसे ही कर दर में भी क्या होगी? यहाँ पर कमी आती जाएगी और फलस्वरूप धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग पर जो है कर भार अधिक पड़ता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर अनुपातिक या प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। राइट? तो अनुपातिक कर प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें कर की दर आय में वृद्धि के साथ में बढ़ती या घटती नहीं है, अर्थात कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो जब आय में वृद्धि के साथ साथ जो कर की दर है वो अपरिवर्तित रहे, अनचेंज्ड रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। जैसे 5 लाख से अधिक अगर किसी की इनकम है तब भी 20% टैक्स देना है, 10 लाख से अधिक किसी की इनकम है तब भी 20% टैक्स देना, और किसी की अगर 15 लाख से
प्लस 15 लाख प्लस अगर इनकम है तब भी उसको क्या देना है, 20% टैक्स ही देना है। अर्थात यहाँ पर आय में वृद्धि के साथ में जो कर की दर है वो कैसी है, अपरिवर्तित है, जिसको अनुपातिक या प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कहते हैं। राइट। इसमें जो कर भार होता है वो प्रत्यक्ष रूप से तो अमीर वर्ग एवं गरीब वर्ग दोनों पर क्या रहता है, समान रहता है। भाई डायरेक्टली आप अगर देखोगे तो चाहे किसी की इनकम 5 लाख हो या 15 लाख हो, सबको कितना देना है, 20% देना है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो दोनों पर जो है समान रूप से क्या होगा, कर भार होगा। लेकिन अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें या तुलनात्मक अध्ययन करें तो अमीर वर्ग की तुलना में गरीब वर्ग पर कर भार क्या होता है, अधिक होता है। राइट। कैसे, किसी की इनकम 5 लाख है, राइट, जैसे मैंने कहा किसी की इनकम 7 लाख है तो 5 से प्लस है तब भी उसको क्या करना है, 20% देना है। और यहाँ पर किसी की इनकम जैसे मैंने कह दिया कि 25 लाख है, राइट, तो इस व्यक्ति को अपनी जो टोटल इनकम है उसमें से एक कम भाग जो है वो कर के रूप में देना पड़ रहा है। राइट। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है कर भार अनुपातिक प्रणाली में भी किस पर ज़्यादा होता है, गरीबों पर ही होता है। अब इन सब की समस्या का समाधान क्या है, प्रगतिशील या फिर प्रगामी कर प्रणाली, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो प्रगतिशील कर प्रणाली ऐसी कर प्रणाली होती है जिसमें कर की दर जो है आय में वृद्धि के साथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अर्थात 5 लाख से अधिक अगर किसी की इनकम है तो उस पर कितना टैक्स लिया जाएगा, 10% लिया जाएगा। जो है 10 लाख प्लस किसी की इनकम है तो उससे 20% टैक्स लिया जाएगा। और 15 लाख प्लस किसी की इनकम है तो उससे 30% का टैक्स लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर आय बढ़ने के साथ जो है कर की दर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। राइट। और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। इसमें कर का जो भार होता है अब किस पर, धनी वर्ग की अपेक्षा गरीब पर क्या होता है, कम होता है। अर्थात धनी वर्ग पर इसका जो है भार अधिक पड़ता है और गरीब वर्ग पर इसका भार जो है क्या होता है, कम पड़ता है। राइट। चौथी हो जाएगी यहाँ पर अवक्रमिक कर प्रणाली, या जिसको कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये इस कर प्रणाली में जो कर की दर है वो प्रारंभ में तो आय बढ़ने के साथ में क्या होती है, बढ़ती है, परंतु कुछ जो आय बढ़ने के पश्चात एक निर्धारित सीमा के बाद में जो कर की दर होती है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है या निश्चित हो जाती है। अर्थात शुरुआत में क्या होती है, बढ़ती है और फिर एक निश्चित सीमा के बाद में यहाँ पर निश्चित हो जाती है, तो उसको अवक्रमिक या डिग्रेसिव कर प्रणाली कहते हैं। जैसे 5 लाख प्लस अगर किसी की इनकम है तो उससे 10% टैक्स लिया जाएगा। फिर अगर 10 लाख प्लस इनकम है तो उससे कितना लिया जाएगा, 20%। अर्थात यहाँ पर जो है टैक्स रेट में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार ने कह दिया कि नहीं, अब 10 लाख के बाद में जो है वो टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो 10 लाख के बाद में फिर चाहे 15 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, 40 लाख हो, सब पर जो है कर दर कितनी रहेगी, 20% ही रहेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, अवक्रमिक कर प्रणाली या फिर डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। राइट। तो ये था हमारा यहाँ पर एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं एवं हमने कर प्रणालियों के बारे में बहुत अच्छे से समझा। राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर करों के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको पता है कि कर कितने प्रकार के होते हैं, कर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। राइट। सबसे पहले हम समझेंगे प्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होते हैं जिसमें कराधान, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। राइट। कैसे, जैसे मैंने मान लिया सरकार ने कह दिया कि अगर जो है किसी कंपनी की, या फिर आप सीधा व्यक्तिगत पर्सनल इनकम लीजिए, अगर जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो 5 लाख
से अधिक एवं 10 लाख से क्या है यहाँ पर कम है। तो 5 लाख से अधिक होने पर उससे 5% जो है वो क्या लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी की 7 लाख इनकम है तो यहाँ पर ज़्यादा कितनी हुई 5 लाख से, अर्थात 2 लाख इसकी क्या हुई, ज़्यादा हुई। तो 2 लाख का जो है 5%, अर्थात यहाँ पर 10, 300, राइट। तो यहां पर जो है 7 लाख पर जो है 10,000 रुपये क्या देना पड़ेगा, टैक्स यहां पर देना पड़ेगा, राइट। अब सरकार ने क्या घोषणा की कि जिसकी इनकम 5 लाख से अधिक है उससे 5% क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। अब जब जो अधिकारी हैं वो टैक्स लेने जाएंगे तो करापात या इंसिडेंस किस पर होगा, जिस व्यक्ति की इनकम जो है 5 लाख से अधिक है। अब वसूला किसी से जाएगा, उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसकी आय कितनी है, 5% से अधिक है। अर्थात जो करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एवं कराघात, राइट, इंपैक्ट किस पर होगा, तो इंपैक्ट भी पर किस पर होगा, उसी व्यक्ति से होगा, राइट। इसको आप एक उदाहरण से और समझिए। जैसे अगर आपने एक चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट की कीमत जो है, जैसे चॉकलेट, या सीधी सी बात है, यहाँ पर आप मोबाइल को उदाहरण लीजिए। जैसे एक मोबाइल की जो कीमत है, हाँ, जैसे एक मोबाइल जो है, एक मोबाइल की कीमत कितनी है, 10,000 रुपये, और सरकार ने इस पर जो है GST ले लिया। सीधी सी बात है, इस पर जो है 600 रुपये क्या हो जाएगा, GST हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो मोबाइल लेते समय आप टैक्स देते हैं क्या, नहीं देते। भाई मोबाइल खरीदेंगे तो उस पर टैक्स तो लगेगा, लेकिन क्या आप टैक्स देते हैं, नहीं देते, राइट। कहने का मतलब ये 600 जो रुपए हैं ये कौन देगा, दुकानदार देगा, या दुकानदार से क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। अर्थात जो करापात है, जिससे टैक्स वसूला जाता है या जो टैक्स चुकाता है, राइट, वो कौन है, यहाँ पर दुकानदार है, राइट। अब दुकानदार क्या करता है कि दुकानदार जो है, दुकानदार ये टैक्स किसको देता है, सरकार को देता है, या सरकार दुकानदार से वसूलती। लेकिन दुकानदार 10,000 के मोबाइल में अगर GST है तो दुकानदार खुद देता है कि वो आपसे लेता है, भाई आपके बिल में क्या कर देता है, ऐड कर देता है। इसका मतलब दुकानदार कहेगा कि 10,000 का मोबाइल है और 600 रुपये GST है, इसीलिए आपको जो है 10,600 रुपये जो है पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर करापात, भाई कर किसने चुकाया, दुकानदार ने, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पर हुआ, वास्तविक रूप से जो 600 रुपये हैं वो आपने दिए। इसका मतलब जो है कराघात किस पर हुआ, ग्राहक पर हुआ, राइट। तो यहाँ पर जो ग्राहक पर क्या हुआ, कराघात हुआ, और करापात किस पर हुआ, दुकानदार पे। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अर्थात अप्रत्यक्ष कर में कराघात एवं करापात दोनों दो अलग अलग व्यक्तियों पर होता है, लेकिन प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, भाई सरकार आपसे ही वसूलेगी, अर्थात करापात भी आप पर ही होगा, और जो 10,000 रुपये हैं जो जैसे यहाँ पर वो कौन चुका रहा है, आप ही दे रहे हैं। तो कराघात एवं करापात दोनों ही आप पर किया जाएगा, राइट। तो इसको हम सीधा कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसमें कराधान, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, और करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। किस पर, एक ही व्यक्ति पर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। या फिर हम ये कहें कि वह कर या अप्रत्यक्ष कर वह होता है, वह जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से क्या होता है, वसूला जाता है। इसको किसी भी स्थिति में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष कर के कौन कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष कर के विभिन्न प्रकार देखेंगे। देखिए, सरकार प्रत्यक्ष कर किस पर लेती है, आय पर। अब मैंने यहाँ पर टेबल बना दी है,
ताकि हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम्स में ये फैक्चुअल जानकारी भी आपके पास में व्यवस्थित हो। जैसे आपको पता होगा कि कुछ जो टैक्स हैं वो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं और कुछ राज्य सरकार के द्वारा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष कर, राइट। तो प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा किस पर? आय पर। तो पहला हो जाएगा निगम कर, जिसको कॉरपोरेशन इनकम टैक्स भी कहते हैं, जो कि कंपनियों के शुद्ध मुनाफे पर लिया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा आय पर जो है, इनकम पर जो है, पहला हो जाएगा निगम कर लिया जाता है, दूसरा इनकम कर या आय कर लिया जाता है, और तीसरा हो जाएगा पूंजी लाभ कर हो जाएगा, राइट। और इसमें एक और शामिल होता है पूंजी लाभांश कर, राइट। हाँ, यहाँ पर लाभांश कर, लाभांश वितरण कर यहाँ पर हो जाएगा, ये भी आय पर ही हो जाएगा। फिर वहीं पर अगर हम राज्य सरकार के देखें तो कृषि आय पर कर और व्यवसाय कर। वैसे ही संपत्ति या लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा क्या लिया जाता है? प्रतिभूति व्यापार कर लिया जाता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाता है, संपत्ति कर लिया जाता है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाता है, और अस्थि कर या ई एस्टेट टैक्स लिए जाता है। तो इतने सभी टैक्स या तो संपत्ति पर या लेन देन पर किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं। वहीं संपत्ति या लेन देन पर राज्य सरकार द्वारा पहला भू राजस्व अचल संपत्तियों पर कर, लेकिन कैसी? गैर सरकारी एवं स्टाम्प पर जो कर है वो राज्य सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर खर्च पर जो एक्सपेंडिचर होता है, तो खर्च पर जो है केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सा लिया जाता है? उपहार कर हो जाएगा, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हो जाएगा, व्यय कर हो जाएगा, लाभांश कर हो जाएगा और ब्याज कर हो जाएगा। वहीं राज्य सरकार के कौन से कर हो जाएंगे? रोड टैक्स, रोजगारों पर कर और पथ कर हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष करों की पूरी टेबल बना दी है कि कौन से प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित होते हैं, कौन से राज्य सरकार के द्वारा, या फिर कौन से जो है प्रत्यक्ष कर आय पर आरोपित होते हैं, या संपत्ति या लेन देन पर, या फिर खर्च पर। इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब ये जो है ये है आपका मोस्ट आईएमपी, राइट, जो कि 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही जो था सबसे शुरू में ही बताया था कि हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में क्या है? एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, और उसके बाद में लगा हुआ है यहाँ पर डैश, और उसके बाद में लिखा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कॉमा लगा होता यहाँ पर कॉमा होता, तो इसका मतलब हमको प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सब बहुत हम डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉमा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं वो जुड़े हुए हैं। और दोनों टॉपिक की विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर पूछ रहे हैं विशेषताएं। विशेषताएं किसकी? एक अच्छी कर प्रणाली की। विशेषताएं किसकी? प्रत्यक्ष कर की। विशेषताएं किसकी? अप्रत्यक्ष कर की। इसलिए ध्यान रखना, ये भी जो है 11 नंबर में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। तो अब जो है हम यहाँ पर प्रत्यक्ष करों की जो है प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे, राइट। तो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली विशेषता यहाँ पर हो जाएगी कि प्रत्यक्ष करों की प्रकृति प्रगामी या प्रगतिशील होती है, अर्थात यहाँ पर आय असमानता में क्या होती है? कमी आती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रगतिशील कर प्रणाली होती है उसमें आय वृद्धि के साथ साथ कर दर में क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात जो प्रत्यक्ष कर होते हैं अगर वो प्रगतिशील है तो इसका मतलब जो अधिक भार है वो जो कर भार है वो अमीरों पर क्या होगा? अधिक होगा। और अमीरों पर अधिक होगा तो फिर उससे जो है आय में जो है आय वितरण में जो असमानता है उसमें क्या होगी? कमी आएगी। तो पहली विशेषता यही है कि जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनकी विशेषताएं या लाभ में पहली चीज ये प्रगामी या फिर प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं,
इसीलिए इनसे आय असमानता में क्या होती है, कमी आती है। दूसरी प्रमुख विशेषता क्या है कि चूंकि जो प्रत्यक्ष कर हैं ये नागरिकों को इनकी चुभन महसूस होती है। भाई आप जब सीधा टैक्स देते हैं ना, कि जैसे आपने 5,000 का टैक्स दे दिया, तो जब आपके अकाउंट से वो बैलेंस डिडक्ट होगा तो आपको सीधा उसकी चुभन महसूस हो गई, मेरे 5,000 रुपये सरकार के पास चले गए। तो चूंकि प्रत्यक्ष करों की चुभन महसूस होती है, इसीलिए ये नागरिक चेतना को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। राइट, ये नागरिक चेतना को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। अब नागरिक चेतना से क्या मतलब क्या हुआ भाई, अगर आप किसी देश के नागरिक हैं और आप टैक्स देते हैं तो फिर आप, सीधी सी बात है, आप चाहेंगे कि आपका देश प्रगति करे, आपके देश में भ्रष्टाचार कम हो। राइट, आपकी जो सरकार है वो आपके कर के पैसे को सही जगह पर क्या करे, खर्च करे। इसीलिए आप न्यूज़पेपर के माध्यम से या अपने संसदों के माध्यम से जो पब्लिक पर्स है या जो सरकार जो व्यय करती है उस पर क्या करेंगे, निगरानी रखेंगे। और चुनाव के समय आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कौन सी सरकार देश के हित में जो है पैसा खर्च करती है या कौन सी सरकार जो है वो चुनावी प्रोपेगेंडे के लिए खर्च करती है। तो कुल मिलाकर आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो नागरिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, प्रत्यक्ष कर निभाते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष करों को जब सीधा चुकाते हैं तो उसकी चुभन महसूस होती है। तीसरा हो जाएगा कि ये क्या होते हैं, लचीली प्रकृति के होते हैं। भाई प्रत्यक्ष कर जब सरकार जो है स्लैब में परिवर्तन कर दे, राइट, तो ये लचीले प्रकृति के होते हैं। अर्थात अगर व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी तो उससे राजस्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, फिर अगला, इससे विनिमय दर में भी क्या होती है, स्थिरता बनी रहती है। राइट, करों के माध्यम से जब सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करती है, आयात को हतोत्साहित करती है, और जब कर इस प्रकार से लगाते हैं कि आयात प्रोत्साहित हो, निर्यात हतोत्साहित हो, तो उससे हमारा विदेशी व्यापार संतुलित रहेगा और विनिमय दर में भी क्या होगी, स्थिरता बनी रहेगी। अगला क्या हो जाएगा कि इससे बचत एवं विनिवेश में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। राइट, सरकार यहाँ पर जो टैक्स है, टैक्स जब हम जो प्रत्यक्ष कर हैं तो प्रत्यक्ष करों से एक भाग तो हमारा जो है वो टैक्स के रूप में चला जाता है, बाकी की जो राशि बच जाती है वो सेविंग्स के रूप में और निवेश के रूप में होती है, जिससे वृद्धि होती है और जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है। राइट, अगर इन सब में से अगर मैं जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी बात करूं तो दो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, जो कि अगर 3 नंबर में पूछ लिए जाएं कि जो है प्रत्यक्ष कर की कोई महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए, तो सीधा आप लिख देंगे कि जो प्रत्यक्ष कर हैं ये डायरेक्ट या प्रत्यक्ष चुभन महसूस कराते हैं, इसलिए नागरिक चेतना को क्या करते हैं, जागृत करते हैं। और एक और की बात हो तो ये लचीले प्रकृति के होते हैं, अर्थात अगर लोगों की आय में वृद्धि होगी तो राजस्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और बाकी का 5 नंबर में आ जाता है तो ये आप 5 पॉइंट लिख देंगे। राइट, और अगर 11 नंबर में आता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रत्यक्ष कर की क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद में प्रत्यक्ष कर की विशेषता या लाभ ये हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, हानियां। ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो हानियां कौन कौन सी सबसे पहले देखेंगे। देखिए, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनका संकीर्ण क्या होता है, आधार होता है। क्योंकि जो टैक्स स्लैब होते हैं, कई बार जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई टैक्स स्लैब कर दी कितनी की, 10 लाख, कि जिसकी इनकम 10 लाख से अधिक है उसको 5% टैक्स देना। अब पता चला कि देश की जो 80% जनसंख्या है उसकी जो है व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम 10 लाख से कम है, तो जो आधार है वो क्या हो जाएगा, संकीर्ण हो जाएगा। राइट, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। राइट, अगर आप अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो वहां पर जैसे मैंने कहा कि मोबाइल, अब मोबाइल चाहे किसी हमारे देश का कोई गरीब से गरीब व्यक्ति खरीदे और अमीर से अमीर खरीदे, उस पर जीएसटी क्या लगना है, एक समान लगना है। अर्थात जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो हमारे देश में जो भी व्यक्ति सामान खरीदेगा उस पर क्या होगा,
लगेगा। अर्थात अप्रत्यक्ष करों का जो आधार होता है वो बहुत क्या होता है, विस्तृत होता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष कर हैं उनका आधार कैसा होता है, संकीर्ण होता है। राइट, ये पहली विशेषता हो गई, सॉरी पहली हानि हो गई, संकीर्ण आधार होता है। और अगर हम गरीबों पर जैसे मान लेते हैं, अगर गरीबों पर हम जो है ये प्रत्यक्ष कर लगा भी दें तो फिर उनसे वसूलने के लिए क्या होगा कि वसूलने के लिए अधिक स्टाफ की आवश्यकता होगी, और फिर वही है मितव्ययता का सिद्धांत यहाँ पर क्या होगा, अड़चन पैदा करेगा। तो पहली हानि संकीर्णता, संकीर्ण आधार होता है, और अगर हम गरीबों पर लगाएंगे तो बृहद स्टाफ की आवश्यकता होगी। दूसरा इसकी महत्वपूर्ण है कि वाहताओं या एक्सटर्नलिटीज की इसमें क्या होती है, गणना नहीं होती है। वाहताएं क्या होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर चाहे व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो या बुरा काम कर रहा हो, कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई कार्य हमारे देश के हित में हो, अहित में हो, समाज के हित में हो, समाज के अहित में हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात इसमें वाहताएं जो हैं वो हैं काउंट नहीं होती हैं या वाहताओं की गणना नहीं होती हैं। मान लीजिए कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, एकेडमिक कंपनी है, जो कि क्या कर रही है, एकेडमिक बुक पब्लिश करती है, और उन बुक को अगर व्यक्ति पढ़ ले तो हो सकता है हमारा देश एक सुपर पावर मिल जाए। और वहीं पर एक अभिनेता है जो कि सिगरेट का, शराब का विज्ञापन कर रहा है, तो एक और जहां पर शराब जो अभिनेता जो कि विज्ञापन शराब का या सिगार का विज्ञापन कर रहा है, वो हमारे देश को या समाज को एक बुरी दिशा में ले जा रहा है, और एक एकेडमिक बुक कंपनी जिसको पढ़कर हमारे देश का युवा वर्ग एक अच्छी दिशा में जा सकता है। दोनों पर क्या है, टैक्स की दर क्या है, समान है। मतलब चाहे कोई व्यक्ति समाज के हित में कार्य करे, अहित में, नैतिक हो, अनैतिक हो, दोनों पर जो टैक्स है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। राइट, अगला कठोर था कि इसमें भी गणना नहीं होती है। ये भी एक इसकी समस्या है कि हमारे देश में चाहे कोई व्यक्ति कितना ही हार्ड वर्क करे, जैसे बढ़ाई के कार्य, कोई कारपेंटर है वो लकड़ी को चीर फाड़ करके 24 घंटे में एक स्टूल बनाता है, कुछ भी बनाता है, उस पर भी क्या ले रहे हैं, 5% टैक्स ले रहे हैं। वहीं एक अमीर व्यक्ति है, उसने अपने 5 जो है मकान, 5 कमरे किराए पर चढ़ा दिए, तो चाहे वो सो भी रहा है तब भी उसको क्या करना है, किराए पर भी 5% देना है। तो एक और यहाँ पर एक व्यक्ति 24 घंटे कार्य कर रहा है, दूसरा यहाँ पर व्यक्ति सो रहा है लेकिन उसको किराया मिल रहा है, दोनों पर कितना मिल रहा है, 5% का दर। तो यहाँ पर ये जो दो है ना, ये 3 विशेषता, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। महत्वपूर्ण हानियां हैं किसकी, यहाँ पर प्रत्यक्ष कर की, कि इससे कठोरता की गणना भी नहीं की जा सकती है। चौथा यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर प्रत्यक्ष कर की दर क्या होती है, अधिक होती है, तो सीधी सी बात है उससे व्यय योग्य आय में क्या होगी, कमी होगी। व्यय योग्य आय में कमी होगी तो जो समग्र मांग है उसमें भी क्या होगी, कमी होगी, जिससे उदासीनता होगी, और उदासीनता होगी फलस्वरूप जो है समग्र मांग घटेगी, तो विदेशी निवेश भी घटेगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अहित में होगा। इसके साथ ही जो प्रत्यक्ष कर होता है उसमें इनकम या आय पर, संपत्ति पर जो है कर लिया जाता है, इसीलिए जो है इससे कर अपवंचन, राइट, या कर बचाव, या फिर जो भी लूप होल्स होते हैं या जो भी कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, उनका फ़ायदा लिया जा सकता है, या इनसे कई प्रकार के विवाद भी हो सकते हैं। तो मैंने बहुत कम शब्द में और बहुत विस्तृत तरीके से आपको प्रत्यक्ष कर के लाभ या विशेषताएं एवं प्रत्यक्ष लाभ के बुरे प्रभाव या हानियों के बारे में बताया है। ये 11 नंबर का प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब हो जाएगा हमारा यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, तो जिसके थोड़े बहुत मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कराघात या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एवं करापात इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक व्यक्ति पर नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ पर
बताया था कि मोबाइल आप जब खरीदेंगे तो जो है करापात किससे होगा, दुकानदार से होगा। दुकानदार जो है मोबाइल की बिक्री पर जो है टैक्स गवर्नमेंट को देगा, लेकिन वो टैक्स किस में ऐड होगा, आपको चुकाना पड़ेगा। अर्थात कराघात किस पर होगा, आप पर होगा। मतलब कराघात एवं करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर नहीं हो रहा है। तो जब एक ही व्यक्ति पर नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अर्थात इसमें जो करापात है जिससे वसूला जाता है वो एक अन्य व्यक्ति पर होता है, जबकि कराघात जिस पर प्रभाव होता है वो कोई क्या होता है, दूसरा व्यक्ति होता है। अर्थात अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में जो कर का वास्तविक भार है वह उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है जो इसे क्या करता है, अदा करता है। करापात जो करता है उस पर नहीं पड़ेगा, जिस पर कराघात होगा उस पर वास्तविक भार पड़ेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर, सेवा कर, राइट, और बिक्री कर, या सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष कर के प्रकार हो जाएंगे। अब इसको भी मैंने टेबल में बहुत अच्छे से आपको डिवाइड किया है। हो सकता है ये बहुत रिलेवेंट जानकारी है जो कि आपको होना ही चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, कौन से, अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय व्यापार कर, और वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी। वहीं राज्य सरकार द्वारा व्यापार या बिक्री कर, स्टाम्प या पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, और क्या हो जाएगा, परिवहन कर हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर के हमने उदाहरण समझ लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर के लाभ या विशेषताएं, अप्रत्यक्ष कर की हानियां या बुरा प्रभाव क्या होता है, ये भी 11 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। या हो सकता है 5 नंबर में पूछे कि अप्रत्यक्ष जो लाभ है उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम इनको यहाँ पर क्रम से समझेंगे। तो अप्रत्यक्ष लाभ के, अप्रत्यक्ष कर का जो पहला लाभ है वो क्या होता है, उगाही में इसकी क्या होती है, सुगमता होती है, राइट। सीधी सी मैंने बताया था कि जो टैक्स इम्पैक्ट ऑफ टैक्स होता है, राइट। आप मोबाइल खरीदेंगे तो उस पर 600 रुपये का जो जीएसटी है वो दुकानदार आपसे ले लेगा, और दुकानदार की जितनी भी बिक्री होगी उस पूरा का पूरा जो जीएसटी टैक्स है वो किसको दे देगा, सरकार को दे देगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर व्यापारी वर्ग कर को एकत्रित कर सरकार को सौंप देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो विदाउट एनी सैलरी, बगैर किसी वेतन भत्तों के पूरे टैक्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके किसको देते हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं। भाई वो जितनी भी बिक्री करेंगे उस पर जो भी टैक्स है वो ग्राहक से लेंगे, हर ग्राहक से लेंगे, लेकिन जो कुल टैक्स है वो किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। इसीलिए इसकी उगाही में क्या होती है, सुगमता होती है। यहाँ पर जो भी व्यापारी होते हैं, जो भी सेलर होते हैं, वो पूरा टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे देते हैं। ये पहला लाभ होगा। दूसरा इसका क्या होता है, बृहद आहार होता है, मोस्ट आईएमपी, राइट। 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाए तो आपको 2 विशेषताएं लिखनी हो तो सीधा हम लिखेंगे पहले नंबर पे, अप्रत्यक्ष कर का आकार वृहद होता है, राइट। इसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति सामान खरीदेगा उस सामान पर जो टैक्स है वो उसको क्या होगा, देना पड़ेगा। आप मोबाइल खरीदेंगे आप पर लगेगा, राइट। तो इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, बृहद होता है। तो अप्रत्यक्ष कर का आकार वृहद होता है। अर्थात हमारे देश का अगर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु या सेवा को खरीद रहा है तो उस प्रत्येक व्यक्ति हमारे देश में जो है वो टैक्स दे रहा है। अधिकतम, अर्थात अधिकतम जनसंख्या द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग किया जाता है। अर्थात जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसका आधार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, राइट। कई लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोचते हैं हम तो सरकार को टैक्स ही नहीं देते, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हम दैनिक जीवन में भी कई बार जो है जितना भी सामान खरीदेंगे, चाहे वो
माचिस हो या आप शक्कर जो कुछ भी खरीदेंगे उस पर जो टैक्स होगा वो आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। तो कहने का मतलब इसका आकार जो है, आधार जो क्या होता है, बहुत वृहद होता है, राइट। अगला, अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में कैसा होता है, लचीला होता है, अर्थात अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो एक बड़ा वर्ग क्या होगा, प्रभावित होगा और कर संग्रह में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे सरकार ने अगर कोई भी एक मद, राइट, जैसे मोबाइल, राइट, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की जो है दर बढ़ा दी तो हर एक व्यक्ति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदेगा, तो उससे क्या होगा कि कर संग्रह में वृद्धि होगी। और अगला भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए या सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकार ध्यान नहीं देती है, और वो क्या है, वो ये है कि अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से सरकार हानिकारक उपभोग पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। सरकार चाहे तो हमारे देश में जो भी अनैतिक है, अमर्यादित है, या हम सीधा से कहें कि हमारे देश में जो भी समाज के हित में नहीं है, सरकार चाहे तो उस पर अधिक टैक्स लगा देगी। अधिक टैक्स लगा देगी तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा और कम से कम जनसंख्या उसकी चपेट में आएगी। अर्थात सरकार चाहे तो शराब पर, सिगरेट पर, तंबाकू पर अधिक कर आरोपित कर सकती है, जिससे इसका हानिकारक उपभोग पर नियंत्रण किया जा सकता है, राइट। ये थी अप्रत्यक्ष कर की विशेषताएं एवं लाभ। अब हम समझेंगे यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर की क्या हानियां या अप्रत्यक्ष कर के बुरे प्रभाव, राइट। तो पहला यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये जो अप्रत्यक्ष कर हैं ये कैसे हैं, प्रतिगामी है, राइट। प्रतिगामी कौन से, जैसे मैंने बताया था कि वह कर जो आय में वृद्धि के साथ साथ, राइट, घटता जाता है, राइट, उसको हम प्रतिगामी कर कहते हैं, क्योंकि अमीर एवं गरीबों पर समान कर देना होता है, परंतु यहाँ पर गरीब जो है वो अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग जो है कर के रूप में चुका देते हैं। जैसे आप सीधा समझो भाई, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है जिसके लिए कार खरीदना बहुत छोटी बात है, उसने कार खरीदा और 2 लाख रुपए का जो है, या हमने कहा कि 1 लाख रुपए का टैक्स उसने दे दिया। वहीं पर एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है जिसने 10 सालों में पैसे इकट्ठे किए और अगले 11वीं साल उसने भी काम किया, तब जाकर उसने टैक्स के रूप में या उसका जो है अगला जो है टैक्स के रूप में जो है दे दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गरीब व्यक्ति ने भी जो है टैक्स दिया, लेकिन गरीब के लिए यहाँ पर जो है कर भार अमीर की तुलना में क्या है, अधिक है। समझ में आया। तो चूंकि ये अप्रत्यक्ष कर है, ये अब प्रतिगामी होते हैं, राइट। कैसे होते हैं, प्रतिगामी होते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों से समान ली जाते हैं। यही कारण है कि जो कर भार होता है वो गरीब पर क्या होता है, अधिक होता है, राइट। दूसरा जो है, चूंकि ये वस्तुओं की किस्में मूल्य में समाहित होते हैं, भाई आप कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो उसके मूल्य में ये इंक्लूड होते हैं, इसीलिए जो छोटी वस्तुएं होती हैं उस पर तो आम जनता ध्यान ही नहीं देती। आप चॉकलेट खरीदते हैं, क्या देखते हैं कि उसमें आप कितना टैक्स दे रहे हैं, 100, 200, 250 रुपए की चीज़ पर तो कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता। हाँ, लाखों की चीज़ होती है तब हमको जो है जीएसटी देखने को मिलता है कि भाई 500 रुपये जीएसटी, 700 रुपये जीएसटी, राइट। जो छोटी होती हैं उन पर तो हम ध्यान नहीं देते, चूँकि मूल्य में समाहित होती हैं इसलिए जनता को इनकी चुभन महसूस नहीं होती है, अतः इसमें नागरिक चेतना में क्या होती है, कमी आती है, राइट। नागरिक चेतना का सीधा सा मतलब है कि जैसे कोई रेलवे स्टेशन है तो कोई व्यक्ति उसको गंदा करते हैं, कहते हैं ये तो सरकार की संपत्ति है। तो भाई आप समझो तो सही, आप जो टैक्स देते हो उसी से तो क्या बनती है, रेलवे बनती है, और अगर आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो सीधी सी बात है आप खुद का नुकसान करते हैं। तो जो प्रत्यक्ष कर देता है उसको तो पता है कि भाई मैं हर साल सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, अर्थात मेरे टैक्स के पैसे से ही ये रेलवे स्टेशन बना है, इसलिए मैं इसको नुकसान ना करूँ या गंदा ना करूँ, इसलिए उसको चुभन महसूस होती है, तो उसमें नागरिक चेतना का जागृत होता है। लेकिन इसमें आम आदमी को कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए नागरिक चेतना जो है वो जागृत नहीं होते। अगला, इनपुट क्रेडिट। जैसे आपने सुना होगा जब आपके
जीएसटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं क्या, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया कि कोई कार है, राइट, सीधी सी बात है, कोई भी एक कंपनी कार के सारे उपकरण तो बनाती नहीं है भाई। जो कार है वो इंजन कहीं और से लेगी, टायर कहीं और से लेगी, जो है उसका कांच कहीं और से लेगी। अब पता चला कि कंपनी ने टायर किसी अन्य कंपनी से खरीदे, जो उसमें शीशा लगा वो कहीं और से खरीदा, जो है इंजन वो कहीं और से खरीदा, उसका पेंट कहीं और से करवाया, और जब इसको खरीदा तो यहाँ पर जो है इस कंपनी ने क्या किया, टैक्स किया, और आगे जाकर इसी कंपनी ने इस कार को बेच दिया जिस पर किसने क्या किया, टैक्स दिया। तो चूंकि जब ये टैक्स देती है तो इस वजह से उसकी क्या होती है, कीमत बढ़ जाती है। और जब टैक्स पर जब टैक्स लिया जाता है, अर्थात इस टैक्स की वजह से जब कीमत बढ़ेगी और उसकी वजह से जो टैक्स पर टैक्स लगता है, जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, नुकसानदायक होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट से जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं। तो अगर यहाँ पर इनपुट क्रेडिट नियंत्रण ना हो तो उससे भ्रष्टाचार, कर अपवंचन, कर बचाव एवं कैस्केडिंग प्रभाव में क्या होती है, अधिकता होती है। अगला, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि से जो वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाएंगी, राइट। और वस्तुएं महंगी होंगी तो मांग में क्या होगी, कमी होगी। समग्र मांग में कमी होगी तो जो है सप्लाई हमको घटानी पड़ेगी, और इसकी वजह से एक तो अर्थव्यवस्था पर इस पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, और दूसरी चीज सरकार के पास कितना कर संग्रह होगा इसकी भी क्या होती है, अनिश्चितता होती है। तो कई बार मुद्रास्फीति के कारण जो है सरकार को कितना कर संग्रह मिलेगा और वो हमारे अर्थव्यवस्था के अहित में भी होता है, ये भी इसका क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। तो ये हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के लाभ हानियों के बारे में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है। अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।